आईसीटी पेडागोजी के एपिसोड 2 में मैं रुपेश आप सभी का स्वागत करता हूं। एपिसोड 1 जो हमारा था पिछला एपिसोड था, उसमें हमने बात की थी टीचिंग के बारे में कि शिक्षण क्या है। शिक्षण के कुछ चीजों के बारे में हमने चर्चा की थी। एक बार 2 मिनट में एपिसोड 1 का एक बार शॉर्ट रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके अगले पार्ट में चलेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शिक्षण में किलपैट्रिक से हमने शुरुआत की थी कि किलपैट्रिक का यह मानना था कि जब तक शिक्षक ने यानी जब तक बच्चा सीख नहीं लेता तब तक हम ये मानते हैं कि शिक्षक ने पढ़ाया ही नहीं है। यानी जब तक बच्चा सीखता नहीं, इसका मतलब शिक्षक ने पढ़ाया नहीं। फिर हमने कुछ बातें की थी कि शिक्षण एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है जो दो लोगों के बीच में या दो तरफा चलने वाली इंटरेक्टिव प्रोसेस है। शिक्षक से टीचर, शिक्षक से छात्र और छात्रों से शिक्षक की तरफ विचारों का प्रवाह होता है। ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक उद्देश्य के साथ होने वाली प्रक्रिया है। ये सामाजिक और व्यावसायिक का मतलब कॉमर्शियल नहीं है, पेशेवर प्रक्रिया है। ये एक विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। जो शिक्षण को कला मानते हैं वो ये कहते हैं कि शिक्षक पैदा होते हैं, और जो विज्ञान है वो ये मानते हैं कि प्रशिक्षण द्वारा अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। शिक्षण में भाषा का उपयोग संप्रेषण के तौर पर होता है। ये एक आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। हम परंपरागत शिक्षण की बात कर रहे हैं। ये एक उपचार की विधि है जिसके द्वारा हम जो छात्रों में जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ये एक लॉजिकल प्रोसेस है, एक तार्किक प्रक्रिया है। इसका मापन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। इसमें सुधार और विकास भी संभव है। और ये प्रशिक्षण, अनुबंधन, अनुदेशन और प्रतिपादन तक एक सातत्य है, एक कॉन्टिन्यूम है। आज हम इस कॉन्टिन्यूम की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और इसमें हम इन चारों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इन चारों का मतलब क्या होता है और कौन से पार्ट में किन लेवल पर शिक्षण कार्य संपादित होता है। ब्लूम ने शिक्षण को एक त्रिध्रुवीय ट्राइपोलर प्रोसेस माना है, जिसमें जो हमारे जो शिक्षण के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, जिनके लिए हम शिक्षण करवा रहे हैं, वो एक ध्रुव बनाते हैं। दूसरे में अधिगम की परिस्थितियां या जो सीखने के अनुभव आते हैं, और तीसरे में हमारा मूल्यांकन या व्यवहार परिवर्तन या इवेल्युएशन आता है। और ये तीनों ऐसे काम करते हैं जैसे ये तीनों आपस में एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं। ये मैंने कुछ चीजें पिछले वीडियो में इसके चर्चा भी ऑलरेडी कर चुके हैं। शिक्षण एक जटिल और सामाजिक प्रक्रिया है, सरल नहीं है, ये जटिल होती है, सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। ये अध्यापक के परिश्रम का परिणाम है और ये एक अति विशिष्ट यानी वेरी स्पेसिफिक टास्क होता है। निर्देशन एक गाइडेंस प्रोसेस है जिसके द्वारा हम छात्रों की जो योग्यताएं होती हैं उनके अनुरूप उनके जीवन का आगे का मार्ग चुनने में उनकी मदद करते हैं। ये फॉर्मल यानी औपचारिक और इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक प्रोसेस है। औपचारिक जो शिक्षा होती है वो तय पाठ्यक्रम, तय समय, तय स्थान पर एक निश्चित एक संरचना का पालन करते हुए होता है, और अनौपचारिक अधिगम कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से शिक्षा दी जा सकती है। इसके बाद में हमने बात की थी कि उद्देश्यों के आधार पर ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक 3 प्रकार का शिक्षण होता है। ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं आपको। स्तर के आधार पर हमने कहा था कि जो हर्बर्ट का है वो स्मृति स्तर है, मोरिसन का जो होता है वो शिक्षण बौद्ध स्तर पर आता है, और हंट का जो है वो चिंतन स्तर पर आता है। इन तीनों की हमने बात की थी। और साथ भी हमने आपको ये भी डिस्कस किया था कि जो स्मृति स्तर का जो शिक्षण होता है ये उस वातावरण में होता है जो प्रभुत्वशाली हो या तानाशाही हो या निरंकुशवादी हो या ऑथोरिटेरियन हो। और ये जो बौद्ध स्तर होता है ये लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था में होता है। और जो रिफ्लेक्टिव जो चिंतन होता है ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द होता है, लासाज फेयर, जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप रहित, यानी एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। यानी टीचर की भी भूमिका किसी भी प्रकार की इंटरप्ट करने वाली नहीं होती है। कोई टीचर का हस्तक्षेप बच्चे के अध्ययन में नहीं होता है। इसमें शिक्षक जो होता है वो कक्षा का मुखिया होता है, वही डिसाइड करता है क्या करना है, कैसे करना है, कौन पढ़ना है, कौन क्या पढ़ेगा, कौन क्या करेगा। इसमें शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की, एक सुविधा प्रदाता की तरह होती है, जैसा संरचनावाद में या निर्माणवाद या रचनावाद में होता है।
यहाँ शिक्षक की भूमिका एक मित्र की तरह होती है, और बच्चे जैसे मित्र के अपने मित्रों के साथ जैसे खुले विचारों वाले होते हैं, वैसे यहाँ बच्चे भी खुले विचारों वाले होते हैं अपने शिक्षक के साथ। इसके बाद हमने चर्चा की थी क्रियाओं के आधार पर। तो एक तो होता है टेलिंग, जिसमें खाली बताना होता है, बोलना होता है, जैसे व्याख्यान विधि है, उसमें क्या होता है, सिर्फ टेलिंग होता है। टेलिंग का मतलब खाली बोलकर और प्रदर्शन दिखाकर किसी भी चीज को दिखा दिया। जैसे कोई हड्डियों का डॉक्टर आपको कंकाल तंत्र दिखा रहा है, ये हड्डी ये होती है, ये हड्डी ये होती है, या जैसे केमिस्ट्री का टीचर आपको कोई एपरेटस दिखा रहा है, या फिजिक्स का टीचर कोई भौगोलिक उपकरण दिखा रहा है, या ज्योग्राफी का टीचर आपको ये बता रहा है कि पृथ्वी का अक्षांश देशांतर कैसे निकालते हैं, मैप दिखा रहा है, ग्लोब दिखा रहा है। और डूइंग में होता है करना, खुद प्रैक्टिकल, खुद एक्टिविटी करना। तो तीन प्रकार से शिक्षण जो होता है वो क्रियाओं के आधार पर होता है। शासन प्रणाली में तीनों के ऊपर हमने चर्चा कर ली। ऑटोक्रेटिक शासन प्रणाली में स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। राजतंत्र यानी डेमोक्रेटिक शासन प्रणाली होती है उसमें बौद्ध स्तर का होता है। और जो हस्तक्षेप रहित या जो लासज-फेयर होता है उसमें चिंतन स्तर का शिक्षण होता है। तो ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। व्यवस्था के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक होता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की थी। और अपने स्वरूप के आधार पर कि जो शिक्षण का जो स्वरूप कैसा है, उसका सेटअप क्या है, उसका फॉर्मुलेशन किस टाइप का है, उसके आधार पर हम शिक्षण को डेस्क्रिप्टिव यानी वर्णन करने वाला, यानी चीजों का वर्णन करने वाला भी हो सकता है, और रेमेडियल भी हो सकता है। रेमेडियल का मतलब होता है जैसे बच्चे की कमियां पता लगाई, अब उन कमियों को दुरुस्त किया जा रहा है, तो ये डेस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और रेमेडियल भी हो सकता है। अब हम आगे चर्चा करते हैं अगले एपिसोड में। अब तो हमने चर्चा की थी जो पिछले एपिसोड 1 में पढ़ा, यही काम हम करेंगे अगले एपिसोड में। जब हम एपिसोड 3 में आएंगे तो शॉर्ट में 1 और 2 का शॉर्ट रिवीजन करेंगे। इससे क्या फायदा होगा कि आपका पीछे का भूलोगे नहीं, वरना स्मृति का एक सिद्धांत है, आज जो आपने पढ़ा 24 घंटे के अंदर उसका 70 से 80% साफ हो जाएगा। तो अगर आप उसका शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन आप उन 2 मिनट में पिछले 1-2 घंटे का काम आपका रिवाइज हो जाएगा। तो जैसे ही वो स्मृति में चीजें दोबारा ताजा हो जाती हैं, हमारी मेमोरी के अंदर जो इंप्रेशंस बनते हैं चीजों के, वो इंप्रेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे खेत में कोई पगडंडी है और उस पर आप जब 1 या 2 बार चलते हो तो पैरों के निशान मिट जाते हैं, लेकिन जब आप उस रास्ते 50 बार निकल जाते हैं तो सैटेलाइट में भी वो रास्ता दिखने लग जाता है। तो ये आपके अभ्यास का परिणाम है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे अगले 2 बिंदुओं पर। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जिस पर कई दफा प्रश्न भी आया है, वो है शिक्षण के चर यानी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग। कोई भी, जैसे अगर अपन साइंस की बात करें तो प्रयोग विधि में 2 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। कोई भी प्रयोग होता है उसमें मोटे तौर पर 2 प्रकार के वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आपके खाली यही काम नहीं आएगा, ये आपके मनोविज्ञान के फर्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा। जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की बात करते हैं, तो वहां हम शिक्षा मनोविज्ञान के कुछ अध्ययन विधियां भी पढ़ते हैं। आप बुक पढ़ोगे, आप उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन विधियां भी पुस्तक में दे रखी है। उनमें एक महत्वपूर्ण विधि होती है प्रयोगात्मक विधि। साइंस में जैसे प्रयोग होते हैं वैसे मनोविज्ञान में भी प्रयोग होते हैं। तो शिक्षण को भी एक अगर प्रयोग की तरह देखा जाए तो वहां पर 2 प्रकार के इंपॉर्टेंट वेरिएबल होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है ऐसा चर जो स्वतंत्र हो, और दूसरा होता है, इन हटा देंगे तो वो हो जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है जो आश्रित हो। स्वतंत्र, ये तो होता है स्वतंत्र और ये होता है आश्रित। जैसे अगर आप ये देखना चाहें, अगर मान लीजिए कोई आप ऐसा प्रयोग कर रहे हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैं एक बहुत शुरुआती उदाहरण लेता हूं ओम के नियम का। अब ओम का नियम कहता है कि अगर ये कोई आपके पास प्रतिरोध है और इस प्रतिरोध के बीच में आप कोई एक बैटरी लगा रहे हैं और यहां आप कोई एक एमीटर लगा रहे हैं जो धारा का मापन करता है। ये कोई धारा का मापन करता है, ये कोई प्रतिरोध R है और यहां आपने कोई बैटरी लगा दी V, और ये चेंजेबल है यानी ये परिवर्तनशील है। अब जैसे मान लीजिए आप जैसे जैसे वोल्टेज चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे इसमें जो धारा है उसकी रीडिंग
चेंज हो जाती है। जैसे आपने 2 वोल्ट किया तो ये 200 मिली एम्पियर दिखाया, उसके बाद में आपने इसको 3 वोल्ट किया तो ये 300 मिली एम्पियर की रीडिंग आ रही है। आपने इसको 4 वोल्ट किया तो ये 400 मिली एम्पियर की, मान लो एक काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूं, ये रीडिंग आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? आप चेंज किसको कर रहे हो? आप चेंज कर रहे हो वोल्टेज को। आप वोल्टेज को चेंज कर रहे हो, तो आपके हाथ में ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज कर रहे हो आप? जो चीज चेंज हो रही है वो तो चर है, और जो चेंज नहीं हो सकती वो अचर है। तो क्या आप और हम एक शिक्षक के तौर पर जब शिक्षण कार्य करवाते हैं तो क्या आप और हम अचर हैं? क्या आप और हम अटल हैं? नहीं, कोई भी पढ़ा सकता है। आप जैसे एक साइंस के टीचर का ट्रांसफर हो गया तो दूसरा आ जाएगा, एक टीचर का बच्चे के समझ में नहीं आ रहा, बच्चा दूसरे से पढ़ लेगा। तो कोई भी चीज परमानेंट तो है नहीं ना, तो ये क्या है? चर है। तो शिक्षक क्या है? एक चर है, और बच्चा भी क्या है? एक चर है। तो दोनों चीजें बदलने वाली हैं। तो यहां पर वोल्टेज क्या है? बदलने वाली चीज है। जब आप इस वोल्टेज को चेंज करते हैं तो उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है? धारा पर पड़ रहा है। तो यहां पर वोल्टेज तो क्या कहलाया जाएगा? स्वतंत्र चर। और इस पर निर्भर क्या करता है? धारा किस पर निर्भर कर रही है? वोल्टेज पर। तो धारा क्या होगी? आश्रित चर। तो एक जब हम कक्षा में शिक्षण की बात करते हैं तब जो हमारे गुरुजी होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, उनको हम स्वतंत्र चर मानते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही ये माना गया है कि शिक्षक को ही पूरी योजना बनानी है। आप जब अपनी क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो उससे पहले आप अपना लेसन प्लान बनाते हैं, यूनिट प्लान आप बनाते हैं, जो आपको टीएलएम चाहिए। टीएलएम का मतलब जानते हैं? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। जो शिक्षण सामग्री आपको चाहिए वो आप पहले से तैयार करके जाते हैं। आप पूरा माइंड मेकअप करके प्लान करके जाते हैं कि आने वाले 35 मिनट में मेरे को बच्चों को ये पढ़ाना है, इन चीजों को ऐसे ऐसे व्यवस्थित करने हैं, ये उदाहरण मुझे देने हैं, इन चीजों को मुझे बताना है, ये चार्ट दिखाना है, ये मैप दिखाना है। तो जो सारी प्लानिंग है वो कौन करता है? वो टीचर करता है। अगर टीचर ये करने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र होता है, वो अपनी 35 मिनट की प्लानिंग में किन शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति उसको करनी है, किस प्रकार से उसको अपनी क्लास को एग्जीक्यूट करना है, चलाना है, उसको संचालित करना है, स्वतंत्र होता है। कौन? शिक्षक। इसलिए शिक्षक को स्वतंत्र चर माना जाता है। शिक्षण की व्यवस्था करना, उसका नियोजन करना और उसको ऑपरेट करना, परिचालन करना, यह शिक्षक के हाथ में होता है। वो क्लास को 35 मिनट को कैसे यूज करना है ये डिसाइड बच्चे थोड़े करते हैं, ये डिसाइड तो टीचर करता है। इसलिए शिक्षक को क्या माना जाता है? स्वतंत्र चर। अच्छा, कक्षा में जो बच्चा बैठा है, वो पूरी तरह आप पर आश्रित है कि उसको वही पढ़ना है जो आप पढ़ा रहे हो। उसको उन 35 मिनट में वो सब कार्य करने हैं जो आप उससे करवा रहे हो। आप उनको अगर बोल कर लर्न करने के लिए कह रहे हो, रट्टा मारने के लिए कह रहे हो, मैप दिखा रहे हो, तो वो मैप देखना पड़ेगा बच्चे को। और जो सामग्री आप बच्चे के सामने प्रस्तुत कर रहे हो, जिन जानकारियों का, जिन विचारों का संप्रेषण किया जा रहा है, उनको ग्रहण करना और अपने पूर्व ज्ञान से उसको जोड़ना, ये सारा काम छात्र का होता है। तो जिस प्रकार वोल्टेज पर आपकी धारा का मान चेंज हो रहा है, वैसे ही टीचर पर बच्चे का मान चेंज हो जाता है। तो यहां पर जो शिक्षक होता है वो तो होता है स्वतंत्र चर, और जो छात्र होता है वो कहलाता है आश्रित चर। तो 2 चरों पर आप मोटे तौर पर ध्यान रखना। शिक्षक स्वतंत्र होता है और छात्र अपने शिक्षक पर आश्रित होता है। यहां आश्रित का मतलब आप ऐसे मत समझना कि बच्चे की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, यहां चर के तौर पर छात्र आश्रित रहेगा। किस पर? शिक्षक पर। तो शिक्षक को स्वतंत्र चर और छात्र को आश्रित चर माना जाता है। वह शिक्षण व्यवस्था, नियोजन और परिचालन पर क्या रहता है? आश्रित रहता है। लेकिन इन दोनों के साथ एक चर और होता है जो प्रयोगात्मक विधि में काम में लिया जाता है, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा नहीं की। जैसे पावलोव के प्रयोग में, पावलोव जब घंटी बजाकर भोजन देता है तो पावलोव स्वतंत्र है, उद्दीपक स्वतंत्र है। क्या वो चाहे उतना समय निकाल सकता है घंटी बजाकर भोजन देने में? लेकिन कुत्ता आश्रित हो गया, उसको लार बनानी पड़ेगी, क्योंकि लार बनना उसके नियंत्रण में नहीं है। तो 2 चीजें तो वहां हो गई, एक स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर। लेकिन एक चर और होता है। जिस टाइम पावलोव घंटी बजा रहा था,
अगर वो लेबोरेटरी किसी हाईवे के किनारे हो और उधर से कोई ट्रक वाला कजरारे कजरारे का गाना बजाते हुए निकल जाए और कुत्ता डिस्टर्ब हो जाए, तो क्या आपका प्रयोग सकुशल पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीजें और होती हैं जो आपके प्रयोग को प्रभावित करती है। आप अपने प्रयोग में अन्य चीजों को आपको रूल आउट करना पड़ता है। कुछ अन्य चीजें होती हैं, जैसे पावलोव के प्रयोग की अगर अपन बात करें ना, तो कक्षा का वातावरण या कमरे का वातावरण शांत होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई और आवाज नहीं होनी चाहिए, कुत्ते का पेट भी पहले से खाली होना चाहिए। अगर वो पहले से भरा हुआ होगा तो वो घंटी बजाने पर भी लार नहीं बनेगा, बोले किसको इंतजार है खाने का, अपन का पेट तो फुल है। तो ऐसी स्थिति में अन्य चरों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और जो अन्य चर होते हैं उनको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटरवीनिंग वेरिएबल्स या हस्तक्षेप चर। ये वो चीजें होती हैं जो इन दोनों के बीच के संबंध को प्रभावित करती हैं। यानी ये दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन निकालने के लिए हस्तक्षेप चरों को भी ध्यान रखना जरूरी होता है। वो कौन से होते हैं? उसमें आ जाता है आपकी पाठ्य वस्तु, जो किताबें आप लेके जा रहे हो, जिन तरीकों से आप बच्चे को पढ़ा रहे हो। आप बहुत अच्छे शिक्षक हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने मेथड अगर आपने ऐसा ले लिया जो बच्चे की सरल चीजों को भी जटिल बना दे, तो आपका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपका शिक्षण ऐसा है, आपके पास ऐसी शिक्षण की प्रविधियां हैं, ऐसी टेक्निक्स आपके पास हैं कि आप जटिल से जटिल कंसेप्ट को भी सरल बनाकर बच्चे के सामने प्रेजेंट कर देते हैं, वो आपकी कला है। आप वो 35 मिनट बच्चों को कितना इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ाते हैं, तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं? हस्तक्षेप चरों में आ जाती हैं। आपका सिलेबस, आप जो शिक्षण सामग्री आप वहां यूज कर रहे हो, आप उनको क्या दिखा रहे हो, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो, कैसे उनका अभिप्रेरणा का स्तर आप बढ़ा रहे हो, कैसे उनकी रुचि आप जागृत कर रहे हो, ये सारे आ जाते हैं हस्तक्षेप चरों में। क्योंकि ये मध्यस्थ चर हैं जो शिक्षक और छात्र के मध्य अंतः क्रिया में मीडियम का काम करते हैं, माध्यम का काम करते हैं। याद रखना, शिक्षक और छात्र के बीच में क्या होता है? डायलॉग होते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है। अब ये विचारों का आदान प्रदान कितना व्यवस्थित तरीके से और कितना मनोवैज्ञानिक नियमों का पालन करते हुए हो रहा है, कितना बच्चों की उसमें सक्रियता है, कितनी बच्चों की भागीदारी है, कितनी बच्चे रुचि ले रहे हैं, उन सब चीजों का प्रभाव आपके शिक्षण पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर शिक्षण में 3 चर हो गए। स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, आश्रित चर छात्र होता है, और जो मध्यस्थ चर या हस्तक्षेप चर जिनको हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल्स जिनको कहते हैं, ये वेरिएबल्स हो जाते हैं आपका सिलेबस, आपकी शिक्षण सहायक सामग्री, आपके शिक्षण के जो मेथड्स हैं, आपके जो टेक्निक्स हैं, आपके जो शिक्षण सूत्र हैं। यानी आप वो 35 मिनट आप कैसे निकालते हैं बच्चों के साथ, वो समय कैसे आपने व्यतीत किया है, उन सब को हम कुल मिलाकर हस्तक्षेप चर में शामिल कर लेते हैं। तो ये 3 वेरिएबल होते हैं जिनके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, और प्रश्न भी किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे शिक्षण में शिक्षक होता है स्वतंत्र चर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र होता है आश्रित चर, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधियां, शिक्षण व्यूह रचनाएं, या कक्षा में टीचर कैसे पढ़ा रहा है, इन सबको हम किस में लेंगे? तो जवाब आएगा मध्यस्थ या हस्तक्षेप चर। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षण की। तो थॉमस ग्रीन का मानना है कि शिक्षण को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कोई भी आप पढ़ा रहे हो, आप चाहे क्लास 1 से लेकर आप चाहे पीएचडी के आप प्रोफेसर हो, आप गाइड हो पीएचडी के, और आपके स्टूडेंट किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो, ये जो शिक्षण होता है ये 4 प्रकार का होता है। कितना भी शिक्षण हो उसको हम 4 प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो शिक्षण होता है इसका पहला जो 2 इसके टारगेट है। पहला टारगेट है व्यवहार में परिवर्तन। वैसे भी हम जानते हैं कि सीखना क्या है? सीखना क्या है? अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन। तो जब हम व्यवहार शब्द काम में लेते हैं तब हम शिक्षण को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, अनुबंधन यानी कंडीशनिंग और प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग। ये व्यवहार है। दूसरा पार्ट हम लेते हैं कि बच्चों के या छात्रों के विश्वास, जो उनके बिलीफ सिस्टम है, जो उनका विश्वास प्रणाली है,
और उनके ज्ञान में परिवर्तन, तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अनुदेशन और प्रतिपादन। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आप जब शिक्षण कार्य करवाते हो तो शिक्षण कार्य एक लंबी लाइन पर एक सातत्य में या एक कॉन्टिन्यूम में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं, जो सबसे पहले अनुबंधन सबसे निम्न स्तर का होता है, फिर प्रशिक्षण इससे थोड़ा उच्च होता है, अनुदेशन इससे थोड़ा उच्च होता है और सबसे उच्च स्तर पर होता है प्रतिपादन। ये सबसे टॉप लेवल पर प्रतिपादन होता है और ये दो चीजें तो व्यवहार परिवर्तन को बताती है, ये ज्ञान में परिवर्तन को बताती है और ये प्रतिपादन विश्वास में परिवर्तन को बताती है। और जब इन चारों चीजों को हम एक लाइन में अरेंज कर देते हैं तब शिक्षण का कॉन्टिन्यूम बन जाता है और शिक्षण का ये कॉन्टिन्यूम बताया है थॉमस ग्रीन ने। अब हम इन चारों के ऊपर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। मैं एक टेबल के माध्यम से इन चारों के ऊपर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। एक बार पहले प्रश्न आया था कि निम्न में से शिक्षण के बारे में असत्य बताइए, तो शिक्षण अनुदेशन है। अगर ये लाइन आ गई या आपको ये दे दिया कि शिक्षण अनुबंधन है या शिक्षण प्रशिक्षण है या शिक्षण अनुदेशन है या शिक्षण प्रतिपादन है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, ये शिक्षण के अंग हैं। आपका कंकाल तंत्र आप नहीं हो, आपका एक पार्ट है कंकाल तंत्र। जैसे भारत का राजस्थान एक राज्य है तो उसकी सीमा भारत की सीमा के अंदर आएगी, तो हम कह सकते हैं कि अनुदेशन को अगर अंदर ले लिया जाए तो शिक्षण बाहर जाएगा, यानी शिक्षण का दायरा बड़ा होगा, अनुदेशन का दायरा छोटा होगा। अब इसको अनुदेशन भी ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अनुबंधन का भी यही संबंध होगा, प्रशिक्षण के साथ शिक्षण का संबंध भी यही होगा। अनुदेशन हो या प्रतिपादन हो, शिक्षण का दायरा बड़ा होगा और इनका दायरा छोटा होगा। याद रखना, ये आया हुआ प्रश्न है। अब हम आगे चर्चा करते हैं कि इन चारों के बारे में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बाकी ये पूरी की पूरी टेबल एज इट इज अपनी किताब में है, तो इस टेबल को मैंने एज इट इज इसीलिए लिया है ताकि संक्षिप्त में हम मूल बातें इसकी समझ जाएं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिंदु वाइज। पहला हम उद्देश्य, उसके बाद शिक्षण, पक्ष, बुद्धि, अधिगम का स्वरूप, शिक्षण का स्तर और प्रयोग। इन बिंदुओं के ऊपर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुबंधन की। अनुबंधन हम अधिगम के चैप्टर में पढ़ते हैं, चाहे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन हो जिसे संकेत अधिगम कहा जाता है, चाहे स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन हो। आप याद करें, रॉबर्ट गेने ने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग 1965 में, शायद 1965 होना चाहिए, कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के 8 स्वरूप दिए हैं, जिसमें सबसे नीचे संकेत अधिगम, उसके बाद सबसे टॉप लेवल पर समस्या समाधान दिया है। तो ये जो संकेत अधिगम है ये और कुछ नहीं है, कंडीशनिंग है। जब हम कहते हैं कि ये ट्यूबलाइट है, ये कैमरा है, ये पैनल है, ये घड़ी है, ये स्टाइलस है, तो ये अनुबंधन का उदाहरण होता है। तो सबसे निम्न स्तर का जो शिक्षण होता है वो अनुबंधन होता है और अनुबंधन का उद्देश्य होता है व्यवहार में परिवर्तन और बच्चे की आदतों का विकास करना। अनुबंधन का जो शिक्षण का जो तरीका होता है वो करने का शिक्षण है, जैसे ये करो, जैसे कुत्ता लार बना रहा है, स्किनर का चूहा लीवर दबा रहा है, स्किनर के प्रयोग में जो कबूतर है वो चोंच मार रहा है, ये कुछ करने का शिक्षण है, यानी यहां एक्टिविटी होती है, तभी तो हम इसको व्यवहार में परिवर्तन कह रहे हैं। ज्ञान नहीं आ रहा, व्यवहार, कुछ एक्टिविटी हो रही है। इसका जो पक्ष होता है ये निम्न स्तरीय और क्रियात्मक होता है, यानी क्रियात्मक में भी थोड़ा निम्न स्तर का होता है, सबसे नीचे लेवल का होता है। आप अगर एक बच्चे को ये सिखाओ कि खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, जूते कैसे पहनते हैं, हाथ धोते कैसे हैं, मुंह कैसे धोते हैं, बाल कैसे बनाते हैं, तो ये आप क्या मानोगे कि ये कोई बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग है? जैसे गाय का दूध कैसे निकालते हैं या गाय को बांधते कैसे हैं, गाय को चारा कैसे डालते हैं, ये कोई बड़ा हाई लेवल का प्रशिक्षण है क्या? ये बहुत सिंपल प्रशिक्षण होता है। ये बहुत जो मतलब औसत से नीचे बुद्धि वाले लोगों से भी आप ये काम करवा सकते हो। बर्तन साफ करने का ट्रेनिंग देना है तो कोई बड़ा काम है, ये बहुत छोटा काम होता है। तो ये निम्न स्तरीय और क्रियात्मक होता है।
और इसमें बुद्धि का यांत्रिक रूप होता है, मतलब इसमें कोई बुद्धि का विशेष काम नहीं होता। मैंने अभी आपको बोला कि औसत से कम बुद्धि वाले बच्चों से भी ये कार्य करवाया जा सकता है, उनसे ये छोटे मोटे काम करवाए जा सकते हैं। इसमें कोई बुद्धि का ज्यादा काम नहीं होता इसमें। और इसमें जो अधिगम का जो स्वरूप होता है, जैसे अभी मैंने रॉबर्ट गेने का नाम लिया है, ये संकेत अधिगम है। जैसे ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हुई, आपने ब्रेक छोड़ दिए, गाड़ी चला ली, रेड हुई, ब्रेक लगा दी, संकेत अधिगम का उदाहरण है। कुकर की 3 सीटी बजी, आंच बंद कर दी, क्या है? संकेत अधिगम है। यहां पर जो शिक्षण होता है वो विचारहीन और स्मृति स्तर पर होता है, यांत्रिक रूप में होता है। जब आप बच्चे को ये कहते हो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, क्या कर रहे हो? विचारहीन स्मृति स्तर। बच्चे को कोई चिंता नहीं करना पड़ रहा, रट्टा मार रहा है, सिर्फ रट्टा मार रहा है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, क्या कर रहा है? कोई दिमाग लग रहा है? कोई दिमाग नहीं है, कोई दिमाग नहीं लग रहा है इसमें, रट्टा मार रहे हैं। छोटी कक्षाओं में शिक्षण होता है ना, उस स्मृति स्तर पर होता है, छोटे बच्चों में स्मृति स्तर पर होता है। तो यहां पर जो सीखना होता है वो विचारहीन होता है, ज्यादा सोचना नहीं है, रट्टा मारो, स्मृति स्तर। यांत्रिक रूप होता है सीखने का, मतलब जैसे आपको बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी डालना है, मग भर रहे हो डाल रहे हो, मग भर रहे हो डाल रहे हो, मग भर रहे हो डाल रहे हो, क्या क्या कोई बड़ा काम कर रहे हो? कोई तीर मार रहे हो, कोई आसमान में छेद थोड़ी कर रहे हो, बहुत सिंपल काम होता है। तो ये शिक्षण होता है। और इसका प्रयोग कहां होता है? अभी वैसे भी मैं बता चुका हूं और फिर रिपीट कर देते हैं। प्रशिक्षण हेतु छोटे बालकों और पशुओं में, शास्त्रीय निबंधन, छोटे बच्चों में, पशुओं में होता है इसका उपयोग। दूसरा जो इससे थोड़ा हाई लेवल का होता है वो है प्रशिक्षण। आप जिस कॉलेज से निकले हो उस कॉलेज के नाम में प्रशिक्षण शब्द आया होगा, अमुक अमुक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय। इसका मतलब आप टीचर बने हो प्रशिक्षण लेकर। आईटीआई होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, ITI, T4 ट्रेनिंग, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग होती है। जब आप कर्मचारी बन जाएंगे तब भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, कभी किसी प्रकार की ट्रेनिंग, कभी किसी प्रकार की ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में भी क्या होता है? आपको कुछ करना सिखाया जाएगा। पढ़ाते कैसे हैं, कोई कार्य कैसे करते हैं, शाला दर्पण पर बच्चों का रिकॉर्ड कैसे चढ़ाना है, मिड डे मील के अंदर बच्चों के मिड डे मील की सूचना कैसे अपलोड करनी है, जनगणना में जनगणना फॉर्म कैसे भरा जाएगा। जैसे हम लोग चुनाव की ट्रेनिंग देते हैं, तो जब हम चुनाव की ट्रेनिंग देते हैं तो जो PO फर्स्ट होता है या PO सेकंड होता है या जो PRO होता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जिसको अपन बोलते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको ये फॉर्म ऐसे भरना है, फॉर्म 8C ऐसे करना है, फॉर्म 12C ऐसे भरना है, फॉर्म 12A में क्या करना है, फॉर्म 13A में ये भरना है, फॉर्म 25 में ये जानकारी आएगी, फॉर्म 49C में ये जाएगा। ये अगर इस प्रकार का आपके पास में कोई आवेदन आता है तो आपको ये करना है। यानी यू हैव टू फॉलो ऑल दोज थिंग्स दोज हैव बीन डिलीवर्ड टू यू। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो बोल दिया वो करना है। तो जब हमारे पास जैसे योजनाओं के फॉर्म आते हैं, योजनाओं की जानकारी आती है, ये पात्रता हो तो ये करना है, ये पात्रता हो तो ये करना है। अब उस नियमों में पात्रता में आ गया तो डन है, पात्रता में नहीं है तो रिजेक्ट है। ये क्या है? ये ट्रेनिंग का परिणाम होता है। तो ट्रेनिंग क्या है? व्यवहार परिवर्तन और कौशल विकास। क्योंकि स्किल्स जो होती है ना वो ट्रेनिंग के द्वारा दी जाती है। आज आप शिक्षक बने तो आपने 2 साल या 1 साल जो भी आपका डिग्री प्रोग्राम था या इंटीग्रेटेड था जो भी था, उसमें आपने कुछ टाइम दिया है जहां आपने कुछ स्किल्स डेवलप की है। आज अगर कोई शेफ बनने की ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको प्याज काटने से, सब्जी काटने से लेकर कढ़ाई के अंदर सब्जियों को फेंटने या कुछ भी करने, आटा लगाने की हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। तो हर चीज क्या है? स्किल में आ जाती है, कौशल में आ जाती है। तो व्यवहार परिवर्तन और कौशल विकास, ये भी कुछ करने का शिक्षण है, लेकिन ये क्रियात्मक उच्च स्तर का है। जब आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में एक बच्चे को डीजल इंजन खोलना, उसके पार्ट्स को बदलना, उसकी रिपेयरिंग करना सिखाते हो तो कोई आम काम नहीं है।
जब आप किसी को ट्रेनिंग देकर खाना बनाना सिखाते हैं कि भी ये डिश ऐसे बनेगी, बर्तन धोना सिंपल काम हो सकता है, आटा लगाना सिंपल काम हो सकता है, लेकिन मिष्ठान बनाना आसान काम नहीं होता। टीचर बनना कितना मुश्किल काम होता है ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं। टीचर बनना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल वाला काम होता है। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उच्च स्तरीय क्रियात्मक कौशलों की जरूरत पड़ती है। हालांकि इसमें बुद्धि का ज्यादा काम नहीं होता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो जब आप बार बार अभ्यास करते हैं तो आपके कौशल विकसित हो जाते हैं, तो इसमें बुद्धि का ज्यादा उपयोग नहीं करना पड़ता। ये क्रमागत अधिगम है। क्रमागत अधिगम मतलब आप जानते हैं, आप स्किनर का कंसेप्ट याद कीजिए, शेपिंग एंड चेनिंग। चेनिंग का मतलब है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। आज अगर आपको गाड़ी का इंजन खोलना है तो इतना आसान काम थोड़ी, कोई 2 स्क्रू थोड़ी है कि आपने खोल लिया सेट कर दिया, नहीं। उसमें 50 प्रकार के स्क्रू होते हैं। आपको ये पता होगा कि पहले ए खुलेगा, फिर बी खुलेगा, बी को हटाएंगे तब सी खुलने की जगह बचेगी, सी को हटाने के बाद डी और ई खुलेंगे। ये आसान काम नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा उच्च स्तरीय क्रियात्मक कार्य होता है। यह भी विचारहीन और स्मृति स्तर पर होता है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना, बस आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करना है, बार बार अभ्यास के द्वारा उसको तैयार करना है। अब आपको अगर चाकू से सब्जियां काटनी है तो पहली बार हो सकता है कि आपकी जो सब्जियां हैं, जैसे मान लो आप खीरा काट रहे हो तो वो पीस छोटे मोटे पतले हो सकते हैं, लेकिन जब आप कई साल से काट रहे हो तो आप आंख बंद करके भी ऐसे स्पीड से काट सकते हैं। गोलगप्पे वाले भाइयों को देखो ना, आप गोलगप्पा मुंह में डालकर फिनिश नहीं करते, उससे पहले भाई साहब प्याज टमाटर काट के मसाला तैयार कर लेते हैं। अभ्यास, और अभ्यास से कौशल विकसित होते हैं। इसमें प्रशिक्षण हेतु इसको काम में लिया जाता है, चाहे बच्चे हो पशु हो, उनके कौशल विकास के लिए इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में लगभग इसी का प्रयोग होता है। ये दो तो आगे व्यवहार परिवर्तन वाले। अब अगला आ जाता है ज्ञान में परिवर्तन। तो इसका जो देखिए, इसका उद्देश्य ज्ञानात्मक विकास करना है। अनुदेशन का मतलब, जैसे आज अगर मैं आपको कोई जानकारियां दे रहा हूं तो वो अनुदेशन है। शिक्षक आपकी जो किताबें हैं वो अनुदेशनात्मक सामग्रियां हैं। आज अगर आप कोई बाजार से कोई अगर टीवी भी लेके आते हो ना, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, टीवी को कैसे ऑन करना है, रिमोट में सेल कैसे डालने हैं, है ना, टीवी का कौन सा बटन ऑन करना है, किस बटन से क्या काम होते हैं, प्रोग्राम कैसे खुलेंगे, साउंड सेटिंग कैसे होगी। आप मोबाइल लाते हैं तो उसकी भी बुकलेट होती है, बाकायदा पूरी बुकलेट आती है। सिम की ट्रे कैसे खोलनी है, सिम कैसे डालनी है, मेमोरी कार्ड कैसे डालना है, चार्जिंग कैसे लगानी है, पूरी चीज। आजकल तो थोड़ा लोग ज्यादा डिजिटल हो गए तो पीडीएफ आ जाती है, पहले तो मोटी मोटी किताबें आती है। मैं गाड़ी लाया, उस गाड़ी में इतनी मोटी किताब आई, हर एक चीज के बारे में, हर एक चीज के बारे में जानकारी है। तो ये क्या है, अनुदेशन। क्यों? क्योंकि इससे सामने वाले का ज्ञानात्मक विकास होता है। हमारी किताबें, हमारी क्लासेज, अब वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो और चाहे डिस्टेंस हो। डिस्टेंस का जैसे आपने, अगर आप इग्नू से एमए कर रहे हो तो इग्नू का जो स्टडी मटेरियल आता है वो भी क्या है, इंस्ट्रक्शन ही तो है, अनुदेशनात्मक सामग्री है। बस इतना फर्क है कि क्लास में बच्चा जब किताब को पढ़ता है तो समझाने के लिए टीचर होता है, तो वो अनुदेशन सामग्री है। लेकिन अगर आप इग्नू से एमए कर रहे हो या वर्धमान महावीर से आप कोई यूजी पीजी का कोर्स कर रहे हो तो उस सामग्री में कोई बताने के लिए टीचर नहीं है, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्व अनुदेशन सामग्री, यानी सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। क्यों? क्योंकि उसमें आपको ही पढ़ना है, आपको ही समझना है। और आप कभी भी देखना, वर्धमान महावीर का या इग्नू का मटेरियल देखेंगे ना, तो एक पॉइंट समझाने के बाद नीचे क्वेश्चन आंसर होंगे, ताकि इतना समझो उसको हल कर लो, डाउट है तो वापस दोबारा रिपीट कर लो, यानी किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। ये अवगत कराने का शिक्षण, अवगत कराने का मतलब है कि कुछ बताने का शिक्षण है। ये ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, अधिगम के ज्ञानात्मक पक्ष को टच करता है। इसमें बुद्धि का उच्च स्तर का उपयोग होता है, क्योंकि ये ज्ञान प्राप्त करने वाली चीज है। इसमें मुख्यतः अधिगम होता है बहुविभेदीकरण और प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है कंसेप्ट, और बहुविभेदीकरण का मतलब होता है दो चीजों को अलग अलग करना। जब आपके सामने टमाटर और एप्पल दोनों आ जाएं तो आप ज्ञानात्मक इस जानकारी द्वारा ये कह सकते हैं कि टमाटर एक सब्जी है, एक फल नहीं है, और सेब एक फल है।
तो आप ये जो विभेदन आप करते हैं ये ज्ञानात्मक या अनुदेशनात्मक पार्ट में आता है। इसमें शिक्षण जो होता है वो विचारपूर्ण और बोधगम्य स्तर पर होता है। बोधगम्य का मतलब याद रखना, मोरिसन का जो बोध स्तर होता है वो एक प्रकार से कंसेप्ट बनाने वाला होता है ताकि बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। और यहां भी कंसेप्ट की बात आई है, अभी जस्ट मैंने बोला था। इसमें जो स्कूल, कॉलेज या पत्राचार पाठ्यक्रम अभी आया ना, वर्धमान, महावीर, इग्नू, प्रत्ययों, सिद्धांतों आदि के बोध के लिए शिक्षण के इस स्तर का प्रयोग किया जाता है। और सबसे जो टॉप लेवल है जिसको हम बोलते हैं इंडोक्ट्रिनेशन, ये होता है प्रतिपादन। अनुदेशन इंस्ट्रक्शन होता है और ये इंडोक्ट्रिनेशन होता है। इंडोक्ट्रिनेशन का मतलब है विश्वासों में और मूल्यों में परिवर्तन। मूल्यों में परिवर्तन, ज्ञान नहीं, मूल्यों में परिवर्तन। ये बच्चे के भावनात्मक विकास की बात कर रहा है। तो देखो ब्लूम का वर्गीकरण क्या कहता है? शिक्षण के उद्देश्य 3 प्रकार के, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, है ना। तो ये दो तो किसको कवर कर रहे हैं? क्रियात्मक पक्ष देख लो, क्रियात्मक, क्रियात्मक। ये किसको कवर कर रहा है? ज्ञानात्मक को। और ये किसको कवर कर रहा है? भावात्मक को। जब हम ये कहते हैं कि शिक्षण 3 प्रकार के उद्देश्यों पर आधारित होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों के लिए तो अनुदेशन हो जाएगा, क्रियात्मक उद्देश्यों के लिए अनुबंधन, और थोड़ा हाई लेवल पे आ जाए तो प्रशिक्षण हो जाएगा। तो भावात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति कैसे होगी? आप अपने बच्चों को देशभक्त कैसे बनाएंगे, आप उनको एक अच्छा नागरिक कैसे बनाएंगे, आप उनको एक सभ्य इंसान कैसे बनाएंगे, उनके अंदर चरित्र का विकास कैसे करेंगे, उनके अंदर मूल्यों का विकास कैसे करेंगे, इसके लिए भी तो एक टीचर को कुछ करना पड़ता है। उस स्तर पर जो शिक्षण होता है ना, वो सबसे टॉप लेवल का होता है, क्योंकि वहां हमें उनको सिर्फ कोई चीज करनी नहीं है, हमारे उनके मूल्यों में परिवर्तन करने हैं, उनके व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन करना है जो उच्च मूल्यों से जुड़ा हुआ हो, और इसके लिए प्रतिपादन यूज किया जाता है। ये उच्चतर स्तर होता है, इसमें आपकी बुद्धि का बहुत हाई लेवल यूज होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों से भी हाई होता है। ये नियमों और सिद्धांतों का अधिगम है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ये सारी चीजें आ जाती है। ये विचारपूर्ण चिंतन स्तर पर आ जाता है। तो आप देख लो ना, शिक्षण के 3 स्तर मैंने आपको बताए हैं। स्मृति स्तर, ये दोनों स्मृति स्तर पर संचालित होते हैं। दूसरा मैंने क्या बोला? मोरिसन का बौद्ध स्तर, ये बौद्ध स्तर पर आ गया। और तीसरा मैंने क्या बोला? हंट का चिंतन स्तर, ये चिंतन स्तर पर आ गया। और इसका इस्तेमाल कहां होता है? तो ये धार्मिक शिक्षा, मूल्यों और विश्वासों की शिक्षा, और उच्च कक्षाओं में यानी 11वीं 12वीं और उससे आगे की कक्षाओं में ये काम होता है। जब आप पीएचडी करते हैं ना किसी मुद्दे पर, तब आपको इस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता, इस लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो ये है माय डियर स्टूडेंट्स शिक्षण के 4 पार्ट, जो क्रम से शिक्षण का एक कॉन्टिन्यूम या एक सातत्य बनाते हैं, जो शुरू होता है अनुबंधन से, फिर आगे बढ़ता है बोलो प्रशिक्षण, फिर अनुदेशन, और उसके बाद में प्रतिपादन। अनुबंधन और प्रशिक्षण ये दोनों क्रियात्मक उद्देश्यों को कवर करते हैं, अनुदेशन ज्ञानात्मक उद्देश्यों को कवर करेगा, और प्रतिपादन भावात्मक उद्देश्यों की। तो तीनों प्रकार के शिक्षण के स्तर और तीनों प्रकार के शिक्षण के उद्देश्य इसमें आप लोगों के कवर हो जाते हैं। इसी के साथ मैं अपने एपिसोड 2 को यहीं विराम देता हूं, और कल की क्लास में यानी अगले एपिसोड में हम शिक्षण के आगे के पार्ट की चर्चा करेंगे कि शिक्षण को एक टीचर कैसे प्रभावशाली बनाता है, कौन से शिक्षण सूत्रों का वो प्रयोग करे, कौन सी शिक्षण विधियों का वो प्रयोग करे, एक शिक्षण विधि में और एक शिक्षण व्यूह रचना में क्या अंतर होता है, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, इन सब के ऊपर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। देखिए हमारी कोशिश तो अच्छी है कि अच्छे से अच्छा आपके पास जाए, और मेरे पास कुछ लोगों का फीडबैक आया कि सर आप कोई ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल करा दो, तो मैं इसके लिए आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने ना तो कोई कभी ऐप लिया है, और ना मैं इतना मेरे पास समय है कि मैं इसमें मैनेज करूं, माथापच्ची करूं। हाँ, मैं आपको आईसीटी, पेडागोजी और साइकोलॉजी तीनों का पूरा कोर्स आप लोगों को YouTube पर मेरी तरफ से एज ए गिफ्ट फ्रीली मैं आपको पूरा अवेलेबल
करवा दूंगा। हाँ, कुछ क्लास आगे पीछे कभी कभी हो सकती है क्योंकि राज्य की जिम्मेदारियों के साथ थोड़ा समय भी हमें निकालना पड़ता है, कभी कभी उसमें थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है क्लास कभी एक दिन विलंब से आए, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।